एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे आप लोगों के साथ बेहद इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडिएशन। शुरू करते हैं। बच्चों, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक हीट ट्रांसफर का तरीका है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो बच्चों वाला पासिंग द पास, इधर सामान उधर पहुंचाना है, तो सबसे जो फास्टेस्ट तरीका होता है वो मैं डायरेक्ट फेंक के दे दूं, दैट इज रेडिएशन, द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होती है बच्चों, वो वेव के फॉर्मेट में होती है, एनर्जी के फॉर्मेट में होती है, और मोर प्रिसाइजली बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, एक बॉडी से हीट निकल के जाती है, एनर्जी निकल के जाती है, और वो दूसरी बॉडी को मिलती है या वो सराउंडिंग में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशंस। अब रेडिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको काफी मजा भी आएगा आगे चल के। ये मीडियम को अफेक्ट नहीं करता, इट डज नॉट अफेक्ट द मीडियम। मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी पास कुछ टेम्परेचर है तो मैं रेडिएट करूंगा एनर्जी, उस मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है मैं एनर्जी रेडिएशन कितनी करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात की जो भी रेडिएशंस होते हैं बच्चों, वो रेक्टिलिनियर होते हैं। रेक्टिलिनियर मतलब ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। दूसरी चीज कि ये कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। जो रेडिएशन होता है किसी पर्टिकुलर बॉडी का, वो किसी दूसरी बॉडी के टेम्परेचर पे या कोई सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो हमने कंडक्शन पढ़ा था उसमें टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट ट्रांसफर डिपेंड करता था, पर यहां पर बॉडी के होल सोल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सभी शो करते हैं। रेडिएशंस जो होते हैं बच्चों वो सब शो करते हैं, रिफ्लेक्शन भी शो करेंगे, रिफ्रैक्शन भी शो करेंगे, डिपेंड्स ऑन द सरफेस। इसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा अभी, लेकिन उसके पहले आपको समझना है बेहद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बोल लो या फिर थ्योरी बोलो, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थ्योरी ने क्या बोला? इतनी शानदार चीज बोली कि सबके मन को भा गई, आपके मन को भी भा जाएगी। सुनना ध्यान से। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, ध्यान से सुनना, 0 केल्विन से ऊपर है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, अब आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका स्पेक्ट्रम होता है, राइट? रेडियो, माइक्रो, IR, UV, ये सब विजिबल बहुत सारे रेज आती रहती है, गामा, एक्सरे, ये सब आती रहती है लाइन से। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली अपने को जो दिखती है वो सब विजिबल लाइट दिखती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आसपास रेडिएशंस नहीं है, रेडिएशंस तो बहुत सारे हैं, हमें नहीं दिखते, ये हमारी कमजोरी मान लीजिए, या बोल दीजिए कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारी विजिबल रीजन में फॉलो नहीं करती, इसलिए हमें नहीं दिख पाती। ठीक है, चलिए, तो कोई भी बॉडी अगर 0 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर रखती है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी ही करेगी। शाबाश। अब देखो, मान लो कि एक बॉडी है, पेन मान लीजिए, ठीक है? इस रूम का मैं टेम्परेचर मान लेता हूं 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, इसका टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। अभी यार एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि अगर एनर्जी रेडिएट होती, ध्यान सुनना, अगर एनर्जी रेडिएट होती तो क्या एनर्जी का लॉस हुआ था? एनर्जी का लॉस हुआ था तो क्या ठंडी पड़ जानी चाहिए बॉडी? बोलो हाँ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब इसके पास टेम्परेचर है T0, ठीक, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी T0 है। हालांकि मैंने माना कि इसमें से निकलने वाले रेडिएशन सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, ये हम देख चुके हैं। लेकिन हमें एक चीज तो समझ में आती है कि यार भाई, अगर ये टेम्परेचर T0 है इस पेन का, तो आधे घंटे बाद भी तो नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब यार कुछ गड़बड़ है। यहां से अगर एनर्जी निकल के चली गई, मान लो ऐसे निकल गई एनर्जी, हर डायरेक्शन में निकलती है ना, इससे एनर्जी निकल के चली तो गई। एनर्जी निकल के चली गई तो क्या हो जाना चाहिए बच्चों? ठंडा पड़ जाना चाहिए, टेम्परेचर घट जाना चाहिए, एनर्जी लॉस हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कुछ और फिनोमिना भी हो रहा है जो हमें दिख नहीं रहा।
हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर T है वो एनर्जी रेडिएट करता है, दैट इज फॉर श्योर 100%। ठीक है, अब वो अगर एनर्जी रेडिएट करता है तो एब्जॉर्ब भी तो कर सकता है। मान लीजिए दूसरी बॉडी रखी होती जिसका टेम्परेचर कुछ अलग होता, वो भी तो रेडिएट करेगी एनर्जी, वो रेडिएट करेगी, वो इसके ऊपर गिरेगी, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब यहां पर अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर T0 मान के चलता हूं, दैट इज इक्वल्स टू सराउंडिंग टेम्परेचर, तो ये एनर्जी जितनी रेडिएट कर रही है उतनी ही एब्जॉर्ब कर रही है। देयरफॉर इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो चेंज नहीं हो रहा। आया समझ में? ये जो ब्लैक वाले एब्जॉर्प्शन के बनाए हैं और ब्लू वाले मैंने रेडिएशन के बनाए जो बॉडी में से निकल के जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि हमें टेम्परेचर बॉडी का सेम रखना है इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी रेडिएटेड। क्या बात क्लियर है, समझ में आती है? चलिए अब हम लेंगे एक गर्म चाय की प्याली। मान लीजिए मैंने गर्म चाय की प्याली ली और बनाने वाली तो है नहीं, तो खुद को बनानी पड़ेगी। तो मैंने इसको, आपने देखा होगा कि यार अगर गर्म चाय की प्याली में चाय भरी हो तो चाय कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है। अभी चाय ठंडी हो गई यार, समझ में आता है कि हाँ भाई एनर्जी जो है वो क्या हो रही होगी, रेडिएट हो रही होगी बाहर की तरफ, ये बाहर निकल गई, ये मान लेता हूं मैं रेडिएशन, ये बाहर निकल गए, ऐसे रेडिएशन बाहर निकल गए। लेकिन हमने देखा कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो करता है ये यार। जो गर्म चाय की प्याली है वो एब्जॉर्ब कर रही, इसका मतलब कि यार एनर्जी तो बढ़ जाना चाहिए उसकी, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए या उतना ही रहना चाहिए कांस्टेंट। फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी एनर्जी यहां पर रेडिएट होती है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती बच्चों। तो जितनी एनर्जी अंदर की तरफ आ रही है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम है इन कंपैरिजन द रेडिएशन एनर्जी। तो रेडिएशन ज्यादा होते हैं तो ये चाय ठंडी हो जाती है। सिंपल सी बात, नो बकवास। अब आगे चलते हैं। मैं मान लेता हूं तीसरा केस कि मैंने आइस पीस रखा है, ठीक है, आइस। अभी क्या होगा? अभी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री, क्या रेडिएशन करेगा ये? हाँ करेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं है। अगर 0 केल्विन होता तो कोई रेडिएशन नहीं होता। 0 केल्विन को मैं बोलता हूं बच्चों डेड स्टेट। क्या बोलता हूं? डेड स्टेट। यहां पर कोई रेडिएशंस नहीं होते क्योंकि पार्टिकल में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस खत्म हो जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, थ्योरी में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अभी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन बहुत टेम्परेचर होता है, तो 0 के कंपैरिजन में तो बहुत है। तो 0 डिग्री में ये एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी करेगा और रेडिएट भी करेगा। अभी एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है, ऐसे मान लो, ऐसे रेडिएट कर रहा है अगर एनर्जी, तो बेचारे की तो पहले ही 0 डिग्री एनर्जी और निकल गई। अगर एनर्जी निकल गई तो उसको टेम्परेचर माइनस में चल जाना चाहिए। मतलब मैं आइस को रखूं जमीन पे और वो तो और बर्फ बन जाना चाहिए, और हार्ड बन जाना चाहिए, एकदम ठंडा बर्फ बन जाना चाहिए जिसका टेम्परेचर और घट जाए। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि इस केस में जो एब्जॉर्ब हुई एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब हुई वाली एनर्जी है वो बहुत 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 ज्यादा है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन द एनर्जी रेडिएटेड, इसीलिए ये गर्म हो जाता है, पिघल जाता है। तो बच्चों आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि भाई रेडिएशन होंगे ही होंगे, मेरी बॉडी भी रेडिएट कर रही है एनर्जी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर मेरी बॉडी का है, लेकिन बस यही अंतर आ गया कि मेरी बॉडी में से निकले हुए रेडिएशन आपको दिख नहीं रहे, बाकी रेडिएशन तो कर रहा हूं मैं, है ना। सिमिलरली अगर मैं आयरन रॉड लेके आता उसको गर्म करता, ठीक है, और एकदम रेड हॉट कर देता, एकदम बढ़िया एकदम चकक, तो आपको दिखने लग जाता कि हाँ यार लाल कलर की हो गई, इसका मतलब रेडिएशन इमिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वाले रेडिएशन आपके विजिबल रीजन में फॉल हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी कि जब मैं उसको इनिशियली स्टार्ट कर रहा था या बिफोर हीटिंग उसके बाद भी कुछ टेम्परेचर था, तब भी वो एनर्जी रेडिएट कर रही थी रॉड, लेकिन तब आपको वो दिखा नहीं एनर्जी रेडिएट करते हुए। क्लियर? तो देखिए बच्चों, हमें पता है जो रेडिएशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्मेट में, वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों शो करते हैं। अब
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के साथ एक फिनोमेना जुड़ा होता है बच्चों कि अगर स्मूथ सरफेस है एकदम चिकनी, तब क्या होता है उसमें वो रिफ्लेक्ट बढ़िया करती है। देखा आपने, शाइनी दिखती है बिल्कुल, जो स्मूथ सरफेस होती है वो शाइनी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि जितने भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरते हैं ना, वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर सारी आंखों में आते हैं। तो ज्यादा रेडिएशन आएंगे तो अपने को चमचम चमचम दिखता है। आया समझ में? ये रीजन होता है। तो वो जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो तगड़े होते हैं और कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं। लेकिन इसका उल्टा, जहां रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस में क्या होता है, जितने रेडिएशन गिरे वो वहीं एंट्रैप्ड हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट कम होते हैं। तो ये एब्जॉर्बर बेकार होते हैं, लेकिन एब्जॉर्बर अच्छे होते हैं, दे आर गुड एब्जॉर्बर्स, बट रिफ्लेक्ट बेकार करते हैं, पुअर रिफ्लेक्टर्स। राइट, चलिए रिफ्लेक्शन से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? It is a natural process that warms the Earth's surface when sun energy reaches the Earth's atmosphere. Some of the radiations reflects back, while some of the radiations are absorbed by greenhouse gases. अब क्या होता है ना, देखो सिंपल फिनोमेना, ये तो है डेफिनेशन, मैं आपको सिखाता हूँ उसके पीछे की फिजिक्स क्या है बच्चों। क्या होता है कि जब एनर्जी ज्यादा होती है, फॉर्मूला होता है हमारे पास E is equals to hc by lambda, राइट। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक, चलिए तो क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी यहां से आती है, ये एनर्जी आई है, राइट, और यहां पर मैं दूसरी वेव बना लेता हूं जिसकी वेवलेंथ कम है बच्चों। ठीक है, तो ये कम वेवलेंथ वाली, शॉर्टर वेवलेंथ वाली मैंने बना दी। ठीक है, अभी क्या होता है कि ग्लास, ग्रीन हाउस गैसेस और वाटर वेपर्स, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनमें से जो ज्यादा एनर्जी वाले वेव्स होते हैं या कम वेवलेंथ वाले जो वेव्स होते हैं वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन जिनकी एनर्जी कम होती है या वेवलेंथ ज्यादा होती है, एक ही बात है, दोनों सेम थिंग, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, वो यहां से रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ऐसे आएंगे ऐसे चले जाएंगे, वो अंदर नहीं जा पाते। ठीक, अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। और ग्रीन हाउस, आपने इफेक्ट सुना होगा, ये ग्रीन हाउस बना देते हैं, कहां कहां बना देते हैं? कोल्ड कंट्रीज में जहां पर बर्फ पड़ती है, वहां पे पौधों को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो एक ग्लास का चैम्बर बनाते हैं और उसके अंदर पौधे उगा देते हैं। अभी बाहर बर्फ पड़ रही है लेकिन अंदर फिर भी टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये वो बनाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से। सिमिलरली आपने देखा होगा कि यार जो कार वार होती है, तो कार के अंदर भी क्या होता है ना कि टेम्परेचर ना बढ़ जाता है, हीट अप हो जाती है कार। आप धूप में खड़ी कर दो उसको, थोड़ी देर इसे भवाक मारेगी बिल्कुल अंदर से, तो बेसिकली क्या होता है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। या फिर आपने देखा होगा जब क्लाउडी रेनी डे होते हैं, क्लाउडी डे होते हैं, तो भी उमस उमस हो जाती है, गर्मी गर्मी बढ़ जाती है। उसका भी रीजन क्या है, उसका भी रीजन आज आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब सन से रेज आती है, जब सन से रेज आती है तो उसमें ज्यादा एनर्जी होती है। जब सन से रेज आती है तो उसमें ज्यादा एनर्जी होती है। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने कांच का चैम्बर बना दिया। ठीक, आप इसको कार भी मान सकते हैं, आपको ग्रीन हाउस भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी वाली रेज सब अंदर घुस गई, अंदर घुस गई। ठीक है, सेम आप इसको अर्थ मान सकते हैं। तो सन से एनर्जी आई, ज्यादा एनर्जी वाली रेज अंदर घुस गई। अब क्या होगा, अभी जो अंदर रखे पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो भी सब्सटेंस है, उनको हीट अप करेगा। अभी हीट अप करेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा कुछ ना कुछ। अभी उन सब का जितना टेम्परेचर है क्या वो भी रेडिएशन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो रेडिएशन करेंगे। तो ये रेडिएशन करने लग गए। अभी क्या होता है, ये रेडिएशन करने लग गए तो इनका जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, मतलब इनकी एनर्जी कम होती है। अभी सन के बराबर एनर्जी दे नहीं पाएंगे, तो इनकी एनर्जी कम, वेवलेंथ अगर ज्यादा, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि जाने दो, रोको मत, जाने दो। लेकिन ग्लास बोलता है जाने नहीं देंगे तुम्हें, जाने नहीं देंगे तुम्हें। ग्लास ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को, ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी वेव को, ऐसा बोलना चाहिए, ज्यादा वेव की, जो ज्यादा वेवलेंथ की जो वेव है
उसे जाने नहीं देता है, तो वो जो एनर्जी वो एंट्रैप हो जाती है। भी एनर्जी एंट्रैप हो गई अंदर तो बाहर नहीं जा नहीं पाएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसा यही रीजन होता है कि जो सन के थ्रू जो एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है, तो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट तो वहीं से निकल जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी जितने भी एनर्जी यहाँ से आ रही है ये सब अंदर नहीं आती, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया आपको, तो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो बाकी बचा पार्ट है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेती ग्रीन हाउस गैसेस। एब्जॉर्ब कैसे कर लेती है, वो जाने की कोशिश करती है बाहर, लेकिन ये जाने नहीं देती, कि वो बोल देती कि भैया तुम्हारा वेवलेंथ चेक करो, वेवलेंथ अगर ज्यादा है, एनर्जी तुम्हारी कम है, तो जाने नहीं देंगे तुम्हें। बस यही कॉन्सेप्ट लगता है, और एनर्जी अंदर एंट्रैप हो जाती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक्चुअल फिजिक्स समझ में आई हो। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की। उसके पहले कुछ चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, इस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट एनर्जी आई, ये गिरी मेरी एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट, राइट। आप इसे ऐसा मान के चलिए, पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक ना। अब क्या होता है कि इस बॉडी में कुछ पार्ट तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर चले जाता है, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड एनर्जी पर सेकेंड, ठीक। अब ये जो अंदर गया है पार्ट, इसके दो हिस्से होते हैं। फिर कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो जाता है, दिस कॉल्ड एज क्यूटी, वेरी क्यूटी, और कुछ पार्ट इस बॉडी में ही रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। क्योंकि जैसे ही एनर्जी गिरी इंसिडेंट, उस बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। तो ये जो पार्ट है, इसने एब्जॉर्ब किया और कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर दिया, आगे निकाल दिया, ठीक। अब अगर मैं एनर्जी का लॉस 0 मानूं, तो बच्चों को ऐसे लिख सकता हूं दैट इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस एनर्जी ट्रांसमिटेड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड, है ना, सब चीज पर सेकेंड में चल रही है। तो हमारी एनर्जी इंसिडेंट इक्वल्स टू एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड प्लस एब्जॉर्ब। अब मैं एक काम करता हूँ, सबको डिवाइड कर देता हूँ QI से, तो QR by QI, QT by QI and QA by QI, राइट। अब यहां पर शुरू होती है हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले ये QR by QI, ये होता है मेरा रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिविटी। सो यू कैन QR by QI is equals to R, जो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव पावर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना कि कंफ्यूज मत होना, हालांकि इसके नाम में पावर है, लेकिन इसके डायमेंशन ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, एनर्जी बाय एनर्जी, ठीक। तो नाम में है, लेकिन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अपन ने इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट पढ़ा था, तो वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली मास है ना, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना तुमको। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव पावर मतलब power or the energy radiated or reflected, energy reflected divided by incident energy. Similarly, QT by QI, this is called as transmittive power or transmittivity. एक ही बात है, या transmittive power बोलो या transmittivity बोलो. This QA by QI, this is called as absorptivity or absorptive power. ठीक? तो कोई भी एनर्जी अगर गिरती है किसी बॉडी के ऊपर, तो या तो वो ट्रांसमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक। चलिए, अब इन तीनों का सम हमेशा 1 होता है। R प्लस T प्लस A क्या होता है, हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड एज BB। ये भुवन बाम वाला BB की वाइंस नहीं है बेटा, BB मतलब ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये समझ के चलिए कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो ब्लैक होती है। वाओ, ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी इसलिए बोलते हैं बच्चों
क्योंकि जितने भी रेडिएशंस, जितनी भी एनर्जी उसके ऊपर गिरती है वो सब के सब एब्जॉर्ब कर लेती है। अपने वो बॉडी कलर्ड कैसे दिखती है? जब उसके ऊपर रेडिएशन गिरते हैं, वो रेडिएशन हमारी आंखों में आते हैं। अगर वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया तो रेडिएशन निकले ही नहीं, अगर रेडिएशन निकले ही नहीं तो हमें क्या दिखी? वो ब्लैक बॉडी। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो लैम्बडा जो काजल होता है ना, दैट इज 98% के आसपास, 96% के आसपास ब्लैक बॉडी की तुलना में हम उसे मान सकते हैं। ठीक, 100% ब्लैक बॉडी बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम काफी हद तक ब्लैक बॉडी मान सकते हैं उसको, लैम्ब ब्लैक को। एक फेरीज ब्लैक बॉडी भी आती है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो भी काफी अच्छी ब्लैक बॉडी है जो सारे एब्जॉर्प्शन, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का काम क्या होता है? जिसका रेडिएशन क्या हो, वन मतलब 100%, वन मतलब 100%, जितने भी रेडिएशन आए वो सब एब्जॉर्ब हो, मतलब इसकी ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी दोनों क्या है? 0। ठीक है, एनर्जी रेडिएट करेगी, बच्चों कंफ्यूज मत हो, रिफ्लेक्टिविटी अलग चीज है, रेडिएशन अलग चीज है। तो रेडिएट तो करेगी बॉडी, एनर्जी रेडिएट करेगी, लेकिन जितनी भी एनर्जी उसके ऊपर फॉल होने वाली है, रिफ्लेक्टिविटी 0, ट्रांसमिटिविटी 0, एब्जॉर्प्टिविटी 100%, पूरा की पूरा एब्जॉर्ब। अब आती है कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। पहली है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अब बच्चों ये वाली पावर अलग है और ये पावर अलग है। ये पावर भी पावर नहीं है, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। लेकिन ये पावर भी पावर नहीं है, ये है इंटेंसिटी, वॉट पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये अलग ही चीज है ना। तो नाम से कंफ्यूज मत हो ना, सब अलग अलग चीजें हैं ये। बस एक बार आप ध्यान से सुन के लिख लोगे, याद कर लोगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी प्रकार का। अब क्या करते हैं, मान लीजिए मैं थोड़ी सी रेडिएंट एनर्जी की बात करूं, कोई बॉडी ने एनर्जी रेडिएट करी, मान लो डी रेडिएट करी एकदम ज्यादा सी, है ना, तो उसकी वेवलेंथ चेंज हुई, क्योंकि आपको पता है एनर्जी जाएगी बॉडी में से, तो एनर्जी घट जाएगी बॉडी की। तो मान लो डी चेंज हुई, एनर्जी रेडिएट, और उससे वेवलेंथ चेंज हुआ और डी लैम्डा हुआ। ठीक है, तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा बढ़ जाएगा, एनर्जी जैसी घटती है बच्चों तो वेवलेंथ क्या बढ़ जाती है, उल्टा होता है ना रिलेशन, याद रखना। तो वेवलेंथ बढ़ गया। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ। तो एनर्जी जूल, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम सेकेंड, और वेवलेंथ बेसिकली एंगस्ट्रॉम होता है ना, इसकी यूनिट जो होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, तो जूल पर सेकेंड को आप चाहो तो वॉट भी लिख सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर एंगस्ट्रॉम। अब दूसरी चीज होती है टोटल इमिसिव पावर। टोटल इमिसिव पावर क्या होती है बच्चों? सारे पॉसिबल वेवलेंथ अगर मैं ले लूं, उसमें जो एनर्जी निकलेगी दैट इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर। The total thermal energy emitted per unit area per unit time for all possible wavelength that is called as total emissive power। अब ये दोनों सेम नहीं है, बस इसमें ये है कि सारी वेवलेंथ मैंने इंक्लूड कर ली। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, सारी पॉसिबल वेवलेंथ हमने ले ली है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? जूल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ, और टोटल इमिसिव पावर, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलिए अब अगली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज इमिसिविटी। अभी इमिसिविटी क्या होता है? इमिसिविटी बेसिकली इसका रेशियो है, किसके साथ? ब्लैक बॉडी के साथ। इट इज अ रेशियो ऑफ total emissive power of a body divided by emissive power of black body। किसी भी बॉडी की मैं emissive power कैसे निकाल पाता हूं? emissive power हम ऐसे निकालेंगे, total emissive power, राइट। उस बॉडी का emissive power at the temperature ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से डिवाइड कर दो एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, ऐसा नहीं अलग अलग टेम्परेचर, दोनों बॉडी के सेम टेम्परेचर पे अगर मैं टोटल इमिसिव पावर का रेशियो लेता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इमिसिविटी ऑफ बॉडी, ई।
दोस्तों अब बात करते हैं बढ़िया साइंटिस्ट किरचॉफ की। किरचॉफ ने एक लॉ दिया, वो कोई साधारण लॉ नहीं है दोस्तों, गजब का लॉ दिया है, लेकिन अपन लेते हैं बहुत ही से हल्के में। बहुत शानदार लॉ है, लॉ देखना मजा आ जाएगा आपको। फिर इसके अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी अब मैं आपको टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर दे दूंगा। देखिए ये है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल दी बॉडीज एट गिवन टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सी भी बॉडी उठा लो, कोई सी भी, ब्लैक बॉडी ले लो, शाइनी बॉडी ले लो, रफ ले लो, नॉर्मल ले लो, एसी ले लो, एसी ले लो, जो मर्जी ले लो, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। अभी एब्जॉर्प्टिव पावर आपको पता है इसे यूनिट पावर नहीं होते, ये क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी, है ना? ये हमारे पास एब्जॉर्प्टिव पावर होता है। आपको पता ही बच्चों एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एब्जॉर्प्टिव एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी, जितनी इसके ऊपर गिरी। ठीक है, ये अपन सीख चुके हैं। अच्छा, और जो इमिसिव पावर होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है इंटेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैं इसको इंटेंसिटी को ऐसे लिखता हूं, ई, ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब ध्यान से बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं यहां पर यूनिट टाइम की, 1 सेकेंड की। ठीक, भी 1 सेकेंड की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ी 1 सेकेंड की बात कर ली, 1 सेकेंड की बात कर ली, अभी 1 सेकेंड की बात की मैंने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे, ये नोट करना है कि ये इक्वल होता है इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक, अभी ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया है तो ये बात बिल्कुल घटिया और पुरानी है। कैसे? ध्यान से देखो, ये तो हमने फॉर्मूले की बात की है ना। अभी ये बोलता है कि E बाय A का रेशियो E1 बाय A1, E2 बाय A2, E3 बाय A3 हर बॉडीज के लिए बराबर होगा। दैट इज इक्वल्स टू E ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। भी एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी तो 1 होता है, इसका मतलब क्या? डायरेक्ट 2 इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और यही तो बोल रहा है ये कि E बाय A का रेशियो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये समझ में आएगा आपको। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये सब बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, सभी बॉडीज के लिए भी एट अ पर्टिकुलर गिवन टेंपरेचर सभी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से मान लीजिए मैंने 3 बॉडीज बनाई, एक 2 नॉर्मल बॉडी और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर 2 जूल पर सेकंड की एनर्जी गिर रही है, उसने 100% एब्जॉर्ब कर ली क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है बच्चों? 1। अच्छा, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी 1, बहुत बढ़िया। चलो अब हम इसकी इमिसिव पावर निकालते हैं। इमिसिव पावर क्या होता है कि भाई ये कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अभी एरिया सबको क्या माना? मैंने 1 माना है ना, और टाइम भी 1 सेकेंड माना है। ठीक, चलो तो इसकी जो इमिसिव पावर हो जाएगी वो हो जाएगी, अभी इसने एब्जॉर्ब कितनी की? एब्जॉर्ब की 20। ठीक है, जितनी एब्जॉर्ब करेगा सेम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उतनी इमिट करनी पड़ेगी। ये इसकी इमिसिव पावर है ना। बेसिकली एब्जॉर्ब कितनी की उस पर डिपेंड करता है कि इमिट कितना करेगा, है ना। तो ये जाएगी 20 डिवाइडेड बाय एरिया टाइम। ठीक है, चलिए इसने कितनी एब्जॉर्ब की? इसने 10 जूल एब्जॉर्ब की, तो इसकी इमिसिविटी कितनी जाएगी बच्चा? इसकी जो इमिसिव पावर है, इमिसिव पावर इसकी जाएगी एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। इसकी इमिसिव पावर कितनी जाएगी? इसकी इमिसिव पावर जाएगी एनर्जी इन कितनी एब्जॉर्ब की? 6 डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, अब मैंने यहाँ से एक और सिंपलिसिटी के लिए सबका एरिया सेम लिया है, राइट। इसलिए जो इंसिडेंट एनर्जी है वो भी क्या ले रहा हूँ सबके लिए सेम। लेकिन अगर मैं एरिया चेंज करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो आपको पता है एनर्जी बढ़ जाएगी, कम करूंगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो रेशियो हमेशा सेम आएगा, उसकी बात की गारंटी है। ठीक है, चलो अब मैं निकालता हूं सबकी एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? कितना एब्जॉर्ब किया डिवाइडेड बाय कितनी इंसिडेंट है। तो इसने एब्जॉर्ब किया क्या? इसने एब्जॉर्ब किया 6, इंसिडेंट कितनी हुई? 20।
इसने एब्जॉर्ब किया क्या? इसने एब्जॉर्ब किया 10, इंसिडेंट कितनी हुई? 20। इसने एब्जॉर्ब किया 20, इंसिडेंट कितनी हुई? 20। ठीक, तो सबकी एब्जॉर्प्टिव पावर ये सब आ गई। अब किरचॉफ बोलता है कि भाई साहब इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो। ठीक है, हम भी ले लेते हैं, उन्होंने बोला तो ले लेते हैं भाई, अपनों क्या करना, ले लो। अभी रेशियो ले लो। रेशियो लेने के बाद मेरे को पता चला कि ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 6/20, यहाँ आ गया 20। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10/20, फिर यहाँ आ गया 20। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ जाएगा 20/20, फिर आ गया 20। आपको दिखा है ये नंबर हमेशा 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 सेम ही आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ किरचॉफ्स लॉ। फिजिक्स के फंडे।